बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम और अस्सलाम वालेकुम। 25 सितंबर पाकिस्तान में जुमेरात की सुबह और सबसे पहले काउंटडाउन 65 डेज टू गो। 65 दिन बाकी हैं फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की रिटायरमेंट और मुल्क में नए आर्मी चीफ के आने में। अब चलते हैं ज़रा आज की अहम तरीन खबरों की तरफ, और जो पहली खबर है वो वाशिंगटन डीसी से आपके सामने रखते हैं, जहां पर फील्ड मार्शल मौजूद तो हैं लेकिन कहीं नज़र नहीं आ रहे। यही अहवाल उन्होंने लंदन में भी रखा, इंग्लैंड में भी रखा, जहां वो मौजूद रहे लेकिन कहीं नज़र नहीं आए। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर आखिरी बार सऊदी अरब में नजर आए और उसके बाद से वो लगातार गायब हैं। आप सोच रहे होंगे कि वो कहाँ हैं। वो असल में साए की तरह चिमटे हुए हैं। शहबाज शरीफ को एक सेकंड के लिए भी आंख नहीं झपक रहे। उनको फिक्र यह है कि कहीं यूके में या यूएस में ये कोई ऐसी खुफिया मीटिंग ना कर डालें जिससे उनकी एक्सटेंशन का ताना बाना खराब हो जाए। मुकम्मल नजर रखे हुए हैं। जाहिर है जो मिलिट्री सेक्रेटरी होता है प्राइम मिनिस्टर के साथ, उससे फील्ड मार्शल को फौरन इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। और फील्ड मार्शल सुनने में आया है कि होटल में लेटे रहते हैं, कुछ नहीं करते, हम वक्त तैयार रहते हैं ताकि ये ना हो कि मैं दूर था, ट्रैफिक में फंस गया, मुलाकात अचानक सेट हुई, नहीं हो सकी, ताकि वो फौरी तौर पर एसओएस कॉल की तरह शहबाज शरीफ के पास पहुंच जाए अगर उन्हें कहीं से कोई मुलाकात मिल जाए। क्योंकि फील्ड मार्शल को शक यह है कि ये अपनी जो बैरूनी लॉबीज हैं उनके थ्रू कोई मुलाकात सदर ट्रंप से या अमेरिका में किसी अहम शख्सियत के साथ ले सकते हैं। इसलिए फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने पक्के डेरे डाले हुए हैं शहबाज शरीफ के इर्द गिर्द। दूसरी तरफ शहबाज शरीफ साहब को 42 करोड़ रुपए, जी हां 42 करोड़ 42 करोड़ रुपीस जो हैं वो खर्च करके 36 सेकंड का वक्त मिला है सदर ट्रंप के साथ। दुरुस्त सुन रहे हैं आप, 36 सेकंड। वक्त तो 10 सेकंड का मिला था, लेकिन आपको पता है कि शहबाज शरीफ साहब में कमाल महारत है। उस महारत को उन्होंने इस्तेमाल किया और उस 10 सेकंड के वक्त को उन्होंने 26 सेकंड बढ़ा के उसमें 36 सेकंड कर लिया। फिर भी अगर आप देखें तो 6 सेकंड अगर ये और बातचीत कर लेते तो पाकिस्तान को फी सेकंड 1 करोड़ में मिल जाता। 42 करोड़ में, चलें 42 सेकंड तो होते तो थोड़ा घाटा रह गया, और 36 सेकंड मिले हैं 42 करोड़ में। बहरहाल मुलाकात की अगर बात करें, गेट क्रैश था ये असल में कतर के साथ जो कुछ हुआ वो आपको पता ही है। जिस तरीके से वहां पर हमास के जो लोग थे उनको कत्ल किया गया इसराइल की तरफ से, और जेट तैयारों से बमबारी की गई। कतर का जो एक भरम था दुनिया में, जो सिक्योरिटी थी उसको तार तार कर दिया गया, उनकी जो सॉवरेनिटी थी उसको तबाह किया गया, जाहिर है। और अब कतर को एक काइंड ऑफ आप ये कह लें कि अच्छा जेस्चर देने के लिए सदर ट्रंप की अमीर कतर के साथ मुलाकात थी, जिसमें कुछ और मुसलमान ममालिक भी थे। पाकिस्तान उसमें शुरू में मदऊ नहीं था, लेकिन फिर शहबाज शरीफ साहब ने गेट क्रैश किया। मतलब कि वहां पर जो पाकिस्तानी सफारत खाना था उन्होंने मिन्नत समाजित करके इस मीटिंग में शहबाज शरीफ का नाम डलवाया। शहबाज शरीफ भी वहां पहुंचे। जब कतर के अमीर से मुलाकात करके सदर ट्रंप वहां से निकल रहे थे तो जाहिर है शहबाज शरीफ भी आगे खड़े थे और उन्होंने भी हाथ ठोक दिया। अब हैंडशेक 10 सेकंड 12 सेकंड होकर सदर ट्रंप ने निकल जाना था, लेकिन शहबाज शरीफ साहब ने उनका हैंड लॉक कर दिया, पकड़ के एक हाथ ऊपर रख दिया हाथ के, ताकि उन्हें पता चले कि मैंने आपको नहीं जाने देना। सदर ट्रंप भी बहुत खचरे हैं, आपको पता है। उन्होंने भी बड़ी कमाल महारत से ये सारा काम, जो जाहिर है शहबाज शरीफ का दिल था कि मुलाकात 10 सेकंड का जो हैंडशेक होता है ये 10 मिनट में तो कन्वर्ट हो जाए, 5 में तो हो जाए, बात से बात निकलेगी। लेकिन सदर ट्रंप बहुत ही खचरे हैं, कारोबारी आदमी हैं। वो 26 सेकंड ही उन्होंने एक्स्ट्रा दिए और उसी में वो निकल लिए। जब ये बिल्कुल उनका हाथ नहीं छोड़ रहे थे तो आप देख सकते हैं उन्होंने अपने हाथों से इन्हें तकरीबन धकेला कि चलो काका आगे चलो, अब निकले यहां से। बहरहाल अहवाल आप देख सकते हैं कि जैसे ही उन्होंने हाथ मिलाया, इन्होंने हाथ के ऊपर हाथ रख लिया। ये बिल्कुल जो शहबाज शरीफ हैं ये वही काम करते हैं जो नरेंद्र मोदी करते हैं। अक्सर नरेंद्र मोदी भी ये काम करते हैं। ये शहबाज शरीफ अकेले नहीं, वो चाय से सीधा ही ऊपर पहुंचे हैं, शायद इसलिए सफारती आदाब का उन्हें एहसास नहीं है। ये भी ज़रा मैं आपको अक्सर बताता हूं कि बस ऐसे ही हैं, मस्त सा ही है ये बंदा भी, इसको भी कुछ पता नहीं है बेचारे को। ये समझते इसको बड़ा अच्छा एडमिनिस्ट्रेटर थे, लेकिन चला सा ही है उस खानदान में। डजंट अंडरस्टैंड कि इसने क्या करना है और क्या नहीं करना, और कौन सी चीज़ पाकिस्तान के लिए अच्छी लगती है, कौन सी बुरी लगती है। बस ऐसे ही था जैसे कोई बहुत बड़ा चौधरी सामने आ गया हो और जिन्होंने उससे लाग शाग लेना हो बिल्कुल ही लेट जाएं, तो उंगली ऐसे घुमा रहे थे, उनका हाथ पकड़ के उसके बाद उंगली ऐसे घुमा रहे थे। शुक्र है सदर ट्रंप बहुत लंबे हैं, कहीं उनकी आंख में उंगली ना मार देते। अगर कद बराबर होता दोनों का तो फिर ये सदर ट्रंप की आंख में उंगली मार सकते थे, क्योंकि ये बहुत छोटे हैं उनसे कद में। सदर ट्रंप के कंपैरिजन में अगर आप करें तो वो बच गए, क्योंकि उंगली जिस तरीके से इन्होंने चलाई ऐसे ऐसे, इनको ये भी एहसास नहीं हो रहा था कि ये बैनुल-अक़वामी क्या इवन अंदरूनी आदाब के भी खिलाफ है, लेकिन ये खानदान उंगली चलाता ही बहुत है। इनकी उंगली अकड़ी रहती है और कुछ इनसे हो ना हो, लेकिन उंगली अकड़ा के रखते हैं ये हमेशा। ये पूरे खानदान का काम है, ये समझ से बाहर। बाजी भी यही करती हैं, नवाज शरीफ भी यही करते थे, शहबाज शरीफ भी। लेकिन चलें, फिक्र दूसरी ये हो गई क्योंकि सदर ट्रंप बहुत ऊंचे थे कि आंख में उंगली तो नहीं मार सकते, कहीं उनकी बैली बटन में उंगली ना मार दें। सोचें तीसरी जंग अजीम शुरू हो जाती। ट्रंप तो आगे से बंदा भी बड़ा कब्बा है। बहरहाल ये मुलाकात जो 10 सेकंड का हैंडशेक था उसको 36 सेकंड तक ले जाया गया। साथ उन्होंने इसहाक डार का भी तारफ करवाया। इसहाक डार साहब से शहबाज शरीफ साहब की कोशिश थी कि इसहाक डार साहब भी लंबा करें, लेकिन वो ताब नहीं ला सके और उतनी देर में सदर ट्रंप ने उनको एक हाथ से ऐसे धकेला और कहा कि आगे चलें। बहरहाल ये एक इमेज की वहां पर धज्जियां उड़ाई गई जिस तरीके से ये मिल रहे थे। कोई परवाह नहीं थी, जाहिर है। एक तो गेट क्रैश था उस मीटिंग में, और दूसरा ये था कि कोई परवाह नहीं थी अपनी
जो इंटेग्रिटी है उसकी, पाकिस्तान की इंटेग्रिटी की। और अगर दूसरे लफ्ज़ों में मैं देखूं तो तमाम मामले के बावजूद फील्ड मार्शल इनसे सच्चा ही खाइफ है। अगर आप देखें असल में मिलकर तो ये सारे जराइम इकट्ठे ही कर रहे हैं फील्ड मार्शल, और ये इकट्ठे ही जुर्म कर रहे हैं सारे, लेकिन उसके बावजूद आसिम मुनीर इनसे खाइफ है। इसलिए खाइफ है कि उनको पता है कि इन्हें लत्थी चढ़ी का कुछ पता नहीं, इन्होंने जाके कहीं भी लेट जाना है मीटिंग के लिए और किसी भी तरह से वक्त ले लेना है और मेरी बेड़ियों में जो है वो पत्थर डाल देंगे और मेरे लिए मसला जो है वो बना देंगे। इसलिए जो आसिम मुनीर है वो बिल्कुल रिस्क नहीं ले रहे, बिल्कुल करीब करीब टिके हुए हैं शहबाज शरीफ के और नज़र रखे हुए हैं कि कहीं भी उनको मुलाकात मिलती है या नहीं। आगे अब जरा जो अक़वाम मुत्तहिदा का इजलास है उसका थोड़ा सा हवाला आपको क्विकली दे दें कि वहाँ पर क्या कुछ हुआ है। वहाँ पर कतर के अमीर जो है उन्होंने कहा कि दोहा में हमास रहनुमाओं पर इसराइली हमला खुली दहशतगर्दी है, कतर अपने पनाह गज़ीनों का सौदा नहीं करेगा, उनकी हिफाजत हर सूरत मुमकिन बनाएगा, ये कतर का कहना है वहाँ से। लेकिन अब कहने का क्या फ़ायदा, चिड़ियाँ तो खेत चुग चुकी हैं, वहाँ पर इतनी बड़ी अमरीकी बेस थी, अगर आपको कोई सिक्योरिटी मिलनी होती तो वो मिल चुकी होती। बहरहाल ये सूरत हाल तो अब बात की हद तक ठीक है। वहाँ पर जो मेला लूटा है वो चिले के जो सदर है उन्होंने कहा है कि नेतन्याहू को मिसाइल से नहीं बल्कि अदालत से इबरतनाक सज़ा मिलनी चाहिए। उन्होंने कहा कि मैं नहीं चाहता कि नेतन्याहू का जिस्म जो है वो किसी मिसाइल लगने से उड़े, बल्कि उसे अदालत के अंदर प्रोसिक्यूट किया जाए और उसको सज़ा मिलनी चाहिए जो उसने जराइम किए। कोलंबिया उनके सदर जो हैं, पूरी मुस्लिम दुनिया में ये दोनों मुसलमान मुल्क नहीं हैं, ना ही कोलंबिया ना ही चिले, और दोनों ने मेला लूट लिया है। दोनों ने ऐसी स्टेटमेंट दी है जो कोई मुसलमान मुल्क नहीं दे सका। कोलंबिया के सदर ने कहा है कि सफारतकारी नाकाम हो चुकी है गजा में, दुनिया फ़लस्तीन के दिफा के लिए हथियार उठाए, आज़ादी या मौत का नारा उन्होंने लगाया, बिल्कुल ऐसे ही जैसे फ़लस्तीन उनका अपना काज हो, उन्होंने इस तरीके से उसका दिफा किया। शर्म का मकाम भी है तमाम मुसलमान मुल्कों के लिए, जो कोई आप कहें कि तकरीबन 70-80 मुसलमान मुल्क होंगे यहाँ पर शामिल इस सारी कार्रवाई के अंदर, उन सब के लिए शर्मिंदगी का मुकाम है कि वहाँ पर ये दो मुल्क जो मुसलमान मुल्क नहीं हैं उन्होंने खुलकर फ़लस्तीन के लिए, गजा के लिए आवाज़ उठाई। आगे इंडोनेशिया के जो सदर हैं उन्होंने कहा अमन तभी मुमकिन है जब इसराइल को तस्लीम कर लिया जाए। उन्होंने कहा कि इसराइल को तस्लीम करना पड़ेगा और उसको तहफ़्फ़ुज़ की ज़मानत देनी पड़ेगी, तभी जाकर इसराइल जो है वो थोड़ा सा कंफर्टेबल होगा और फिर ही अमन जो है वो कायम हो सकेगा। बाकी मुसलमान मुल्क इस मौजू के ऊपर कोई ख़ास नहीं बोले, बस वो इधर उधर की बातें करके निकल गए। तो ये जो दो ऐसे मुल्क जो मुसलमान नहीं हैं उन्होंने अभी तक दबंग बात की है, उन्होंने अभी तक जो पॉइंट ऑफ व्यू है वो बहुत ही भरपूर लिया। तीसरा मुल्क जो है वो ज़ाहिर है कहना पड़ेगा फ्रांसीसी सदर ने भी अच्छी स्टेटमेंट दी है। उन्होंने कहा कि सदर ट्रंप ने अगर नोबेल पीस प्राइज़ लेना है तो उन्हें गजा का मसला हल करवाना चाहिए, गजा का मसला हल करवाएंगे तो फिर उन्हें अमन का आलमी जो इनाम है वो मिल सकता है। चलें ये भी बहुत कोई उम्दा तो नहीं, लेकिन चलें फिर भी कोई मिलती जुलती स्टेटमेंट है, करीब करीब है। दूसरी तरफ सदर ट्रंप ने शिकायतें लगाई यूनाइटेड नेशंस को। उन्होंने कहा कि मैंने 7 जंगें रखवाई हैं लेकिन यूएन ने मेरी मदद नहीं की, यूनाइटेड नेशंस मेरे साथ नहीं खड़ा। उन्होंने कहा कि जब मैं तकरीर करने आया हूं तो टेलीप्रॉम्प्टर जानबूझकर ख़राब कर दिया गया है यहाँ पर, और फिर उन्होंने कहा कि जो लिफ्ट है वो ख़राब कर दी गई जब मैं यहाँ पहुँचा हूँ ऊपर आने के लिए। ये भी शायद उन्होंने कहा कि मैं और मेरी बेगम बहुत फिट हैं इसलिए हमें कोई मसला नहीं बना तो हम ऊपर आ गए, लेकिन ये भी हमारे साथ ज़्यादती की गई है कि लिफ्ट जो है उसको भी बंद कर दिया गया, उसको भी जानबूझकर ख़राब कर दिया गया और टेलीप्रॉम्प्टर जो है वो भी ख़राब किया गया। तो वो भी एक सास की तरह की शिकायतें तकरीबन वो लगा रहे थे यूनाइटेड नेशन की सदर ट्रंप, और वो भी पब्लिकली। तो सदर ट्रंप खासे जो है वो गुस्से में नजर आए यूनाइटेड नेशंस के ऊपर। देखते हैं आने वाले दिनों में अब यूनाइटेड नेशंस का हाल अहवाल क्या होता है। दूसरी तरफ इसराइली वज़ीर आज़म जब अपनी तकरीर करने के लिए यूनाइटेड नेशंस में पहुंचे तो तमाम का तमाम हॉल जो था वो खाली हो गया। जी हाँ, सारा हॉल खाली हो गया, लोग उठ के बाहर चले गए। लोग अब पहले तो तनकीदी तौर पर भी सुनना चाहते थे, लेकिन अब नेतन्याहू ने जो कुछ कर दिया है उसके बाद जो पूरी दुनिया की कौमें हैं वो अब मेरा ख्याल है कि उनकी बात भी नहीं सुनना चाहते, वो इंगेज ही नहीं होना चाहते। वो समझते हैं कि ये एक ऐसी हटधर्म किस्म की शख्सियत है कि इसके साथ इसकी बात सुनना, बात करना, इससे इंगेज होना सब फजूल बात है। बहरहाल आगे अगर हम चलें तो इसराइली वज़ीर आज़म के अहवाल के बाद वाशिंगटन पोस्ट की अगर एक खबर रखें तो 76% अमरीकी ये समझते हैं कि सदर ट्रंप को जो है वो नोबेल इनाम नहीं मिलना चाहिए, वो इसके मुस्तहिक नहीं है। लेकिन अब 76% अमरीकी जो मर्जी समझे, हमारे चौधरी निज़ामुद्दीन साहब और हमारे शहबाज शरीफ और पूरी रजीम समझती है कि सदर ट्रंप को भरपूर तरीके से नोबेल इनाम मिलना चाहिए, ये हमारा अहवाल है। दूसरी तरफ अमरीकी जो मर्जी समझें 76%, उनका क्या लेना देना। अगर सदर ट्रंप कहें कि वो हमारे यहाँ हेड ऑफ स्टेट बनना चाहते हैं तो मुझे लगता है कि हमारे जो चौधरी निज़ामुद्दीन है वो फ़ौरन कहेंगे हम आपको आज ही ऑनरेडी हेड ऑफ स्टेट का तो दर्जा आज ही दे देते हैं, हल्फ वगैरह अगर आपने उठाना है तो जिस दिन मर्जी वापस आ जाएँ, आप पाकिस्तान आएँ, वापस कह दिया मैंने, पाकिस्तान आ जाएँ और आकर आप हल्फ उठा लें, और आप पहले भी हमारे माई बाप हैं, अगर आपने ऑफिशियली बनना है तो मसला ही कोई नहीं है। तो इसलिए हम उन्हें नोबेल पीस प्राइज़ देने को बिल्कुल तैयार बैठे हैं, वो लेना चाहते हैं या नहीं। अगली स्टेटमेंट जनरल सीसी की है, वो भी बड़ी इंटरेस्टिंग स्टेटमेंट है। जनरल सीसी ने बताया कि जनरल सीसी जो है वो बता रहे हैं सदर ट्रंप को, और सदर ट्रंप ये पूरी दुनिया को बता रहे हैं कि जनरल सीसी ने मुझे बताया कि तमाम मुसलमान मुझसे बहुत मोहब्बत करते हैं। ये मिस्र के जो डिक्टेटर हैं ये वो कह रहे हैं। अब
पता नहीं पूरी दुनिया के मुसलमान सदर ट्रंप से मोहब्बत करते हैं कि नहीं, लेकिन जहाँ जहाँ कोई जर्नैल जो है वो बैठा है, कोई कोई जनरल बैठा हुआ है डिक्टेटर बन के, तो वो तो वाकई सदर ट्रंप से बहुत मोहब्बत करते हैं। तो उस हिसाब से तो जनरल सीसी ने बिल्कुल ठीक कहा, हमारे वाला भी वैसे ही सदर ट्रंप से बहुत मोहब्बत करते हैं। तो बहरहाल आने वाले दिनों में देखते हैं ये मामला क्या बनता है, क्योंकि मामला तो हमारे भी जो हैं वो इजिप्ट वाले ही बने खड़े हैं। हमारे भी जो आसिम मुनीर साहब हैं वो जनरल सीसी के मॉडल के ऊपर ही चलने की मुकम्मल कोशिश कर रहे हैं। अच्छा जी, अगली खबर ज़रा थोड़ी सी अफसोसनाक है सुहेल वड़ाइच साहब के बारे में। उन्हें नापसंदीदा शख्सियत करार दे दिया गया है। जी हाँ, उन्होंने एक कॉलम लिखा है पूरे का पूरा, और उस कॉलम में ऐसी ऐसी चीज़ें हैं कि आप हंस हंस के ज़मीन पर गिर जाएंगे। लेकिन असल बात जो वो कह रहे हैं वो ये कह रहे हैं कि ओवरसीज़ फाउंडेशन का कन्वेंशन था लंदन में, जिसमें सुहेल वड़ाइच साहब को बुलाया गया नून लीग और उनके काबरीन की तरफ से। और बुलाने के बाद जब सुहेल वड़ाइच साहब तैयार हो गए, आपको पता है जब कोई सुहेल वड़ाइच साहब को बुलाता है तो वो कई दिन पहले ही खाना पीना छोड़ देते हैं, वजूहात आपको पता है। और आप गलत ना समझ लीजिए, ये नहीं कि उन्होंने वहाँ से जाके खाना होता है, क्योंकि वो एक इंटेलेक्चुअल आदमी है, तो सोचने के लिए खाते हैं तो उनके दिमाग पर बोझ पड़ता है, इसलिए वो खाना छोड़ देते हैं ताकि इंटेलेक्चुअल स्टिमुलेशन उनको मिले और वो वहाँ बेहतर बातचीत कर सकें। आप हमेशा गलत बातें ना सोच लिया करें। तो बहरहाल वो खाना पीना छोड़ चुके थे, और बाद में अब वो अपने आर्टिकल में लिखते हैं कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ वहाँ मेहमान खुसूसी थे। बड़ी रदो कदा के बाद, ये अब मुझे नहीं पता इस लफ्ज़ का एग्जैक्टली मतलब क्या है, माजरत पहली दफ़ा पढ़ रहा हूँ। बड़ी रदो कदा के बाद मुझे दावतनामा भेजा गया, मगर फिर शाह से ज़्यादा शाह के वफादारों ने पैगाम भेजा कि बराए करम आप तशरीफ़ ना लाएं। उन्होंने सुहेल वड़ाइच साहब को मना कर दिया कि आप तशरीफ़ ना लाएं, आपने नहीं आना। आप कुछ दावतनामा था वो भेजा गलती से गया था या वो वापस लिया जाता है। आपके इस इजलास में आने पर पाबंदी है, गोया इत्तलात और रसाई के दरवाजे बंद कर दिए गए हैं। ये आजिज़ इस पर भरपूर एहतजाज करता है और इस नारवा ज़्यादती पर मुतल्लका अफराद से माफ़ी का हक रखता है। अब ये नहीं पता कि माफ़ी ये कह रहे हैं कि जिन्होंने मुझे विजिट किया वो मांगी, या फिर अपनी तरफ से माफ़ी ऑफर कर रहे हैं, क्योंकि सुहेल वड़ाइच लगातार माफ़ी मांग रहे हैं बेचारे। 3-4 आर्टिकल लिख चुके हैं, आर्मी चीफ से अलग माफ़ी मांगी है, कौम से अलग मांगी है, हर बंदे से। अब तो अपना नाम सुहेल वड़ाइच माफ़ी रखने को तैयार हैं, लेकिन उनको माफ़ी नहीं मिल रही। अब उन्होंने कहा कि मुझे बुलाकर आपने अनइनवाइट कर दिया, तो ये बहुत बड़ी ज़्यादती है, इससे माफ़ी मांगी जाए। अब मेरा ख्याल अगर ये कहा जाए कि हाँ बिल्कुल माफ़ी मांगते हैं, आप आएँ और माफ़ी मांगे, तो सुहेल वड़ाइच तैयार हो जाएंगे। तो भाई इतनी ज़्यादती ना करें सुहेल वड़ाइच साहब के साथ। क्या हुआ, उन्होंने तो आपके कहने पर ही आर्टिकल लिखा था, अब वो बैकफायर हो गया तो आपने बिल्कुल ही बस के नीचे दे दिया। इतना जुल्म, इतना आपने उनको बेइज्जत करना शुरू किया हुआ है कि अब उनको पब्लिकली आकर बताना पड़ रहा है कि उनको आप कैसे इंसल्ट कर रहे हैं। तो थोड़ा सा ख्याल कर लीजिए, हम यही रिक्वेस्ट कर सकते हैं। सुहेल वड़ाइच साहब जो हैं वो बिल्कुल लेट गए हैं, माफ़ियों पर माफ़ियाँ मांग रहे हैं, कुछ उनके ऊपर रहम कीजिए, मैं यही कह सकता हूँ। वरना आपको पता है कि वो तो जी नहीं सकते, मछली पानी के बगैर नहीं जी सकती। सुहेल वड़ाइच साहब इस सब के बगैर नहीं जी सकते। तो चले, बुरी लाती पड़ी हुई है भले उन्हें, लेकिन आखिरी उम्र है, जब सारी उनकी ऐसे गुजर गई तो आखिरी भी, आखिरी का मतलब ये नहीं कि 2-4 साल हैं, 10, 20, 30, 50, अल्लाह उनको लंबी ज़िंदगी दे, तो जितनी है उनको इसी तरह जीने दें। तो मेरा ख्याल है उन्हें हुकूमत को बुला लेना चाहिए। वो आप ही जैसे हैं, बिल्कुल फ़र्क नहीं है। गलतियाँ जैसे आपसे हो गई उनसे भी हो गई, तो जैसे आपको माफिया मिल जाती हैं मुल्क लूटने की, तो उन्होंने तो एक आर्टिकल ही बेचारों ने लिखा भी ठीक था जो फील्ड मार्शल ने कहा था, बैकलैश हो गया, उसके बाद आप उन्हें डिसोन कर रहे हैं। अच्छा जी, अगली खबर सोशल मीडिया के ऊपर एक बड़ी आवाज़, फलक जावेद खान, उनको गिरफ्तार किया गया है। पिछले व्लॉग में रह गई थी ये खबर, माजरत, क्योंकि ये डेवलपमेंट बस हो रही थी जब हम वो रिकॉर्ड करवा रहे थे व्लॉग, तो हमारे सम हो ये रडार से आउट हो गई है खबर। बहरहाल उनको जो DHA है वहाँ से किसी अपार्टमेंट में से उठाया गया, फिर एक झूठा प्रोपेगेंडा किया गया कि अपार्टमेंट सलमान अकरम राजा का है, जो कि बिल्कुल गलत बात थी। बहरहाल उनको वहाँ से उठाया गया है। अब उनकी जो गिरफ्तारी है वो डाल दी गई है। गिरफ्तारी डाली गई है अज़मा बुखारी साहबा के खिलाफ, उन्होंने कोई वीडियो पोस्ट की थी, उसके ऊपर उनके ऊपर मुकदमा बनाया हुआ है, उसमें गिरफ्तारी डाली गई है। अगर तो वही मुकदमा है तो फिर कोई इतनी फिक्र की बात नहीं, क्योंकि वो मुकदमा काबिले ज़मानत होगा अगले 2-4 दिन, 10 दिन के अंदर अंदर, 5 दिन के अंदर ज़मानत। लेकिन अगर इन्होंने कोई और घटिया स्कीम तैयार करके रखी है, उन्हें और मुकदमात के अंदर फंसाना है, तो वो और बात है। लेकिन ये काबिल मज़म्मत है ये हरकत, उसकी वजह कि ख़वातीन के ऊपर, मैंने पहले भी जैसे बार बार कहा कि ये रजीम जो है वो सबसे ज़्यादा सख्ती कर रही है। इनको ख़वातीन से पता नहीं किस चीज़ का, जिसे अल्लाह वास्ते का वैर कहते हैं, किसी खातून को जिसकी आवाज़ है उसको ये बोलने नहीं देना चाहते और दबाना चाहते हैं। बहरहाल अगर तो यही केस हुआ तो फिर तो इतनी फ़िक्र की इसमें इसलिए बात नहीं कि चंद दिन में ज़मानत हो जाएगी। वैसे भी जो वकील साहब जिनका मैं नाम सुन रहा हूँ वो तो ISI के बहुत ही करीब हैं, ISI का आप उन्हें हिस्सा ही समझे, तो अगर वो हैं इसमें तो फिर तो वो कोई ना कोई मैनेज कर ही लेंगे मामला। तो लेकिन ये मुझे समझ नहीं है कि इनको इस तरीके से फिर रात गए क्यों उठाया गया है। अगर इस FIR में उठाना था तो इजाज़त लेके नॉर्मल तरीके से आप गिरफ्तार करते। ख़वातीन को इस तरीके से रात गए उठाना, फिर उनकी तस्वीरें लीक करना, ये सब बेशर्मी है और इससे ज़्यादा मैं और कुछ नहीं कह सकता। अच्छा जी, आगे चलते हैं। अगली खबर, यूट्यूबर रजब भट्ट के जुआ और सट्टेबाजी वाली ऐप्स की तशहीर का उनके ऊपर मुकदमा दर्ज कर दिया गया है। ये वो डकी, जिसको डकी भाई कहते हैं, उसी से रिलेटेड मुकदमा है। ये चंद लड़के किसी जुआ की कोई ऐप थी जिसके साथ थे या नहीं थे, ये तो ज़ाहिर तफ्तीश ही बताएगी, लेकिन ये हत्थे चढ़ गए हैं FIA के, क्योंकि इन्होंने पैसे कमाए। FIA कह रहा है कि अब हमें भी हिस्सा दें बकदरे जुस्सा।
इनसे गलती ये हुई कि इन्होंने एफआईए को हिस्सा नहीं दिया और सारे पैसे खुद ही हड़प कर रहे थे। अब पहले डक्की भाई काबू आए थे, अब जनाब ये काबू आ गए रजब भट्ट साहब, और अभी और लोगों को भी ये काबू करेंगे, क्योंकि इस मुल्क में तो आपको अच्छा कारोबारी, अच्छा साफ सुथरा काम कर रहा हो तो ये तो उससे हिस्सा लिए बगैर उसे कारोबार नहीं करने देते। तो यहाँ पर तो आप सोचिए कि ये तो इसमें कोई जुए की मामला डिस्कस हो रहे हैं, तो ये अब हिस्सा बकदरे जुस्सा सबको देना पड़ेगा। और कहा जा रहा है कि ये किसी मशहूर जुए की ऐप के ब्रांड एम्बेसडर थे। अब क्या अगर ये थे तो ये आपको 4 साल बाद सब कुछ याद आया है? तो मुझे तो वही लगता है कि पैसे कमाने का तरीका है, मुकदमे करेंगे, ब्लैकमेल करेंगे, इनसे हिस्सा लेंगे और उसके बाद इन्हें जाने देंगे। अगली डेवलपमेंट हमारे बहुत ही प्यारे अली मोहम्मद खान साहब की है। उन्होंने अभी तक इमरान खान साहब का ट्विटर अकाउंट के ऊपर जो लेटेस्ट ट्वीट है उसे ट्वीट नहीं किया। वो ट्वीट भी बहुत ही जानदार है, जिसमें इमरान खान साहब ने एक्सप्लेन किया है सब कुछ कि अफगानिस्तान के साथ हमारे मामला क्यों ख़राब हो रहे हैं। उन्होंने बताया है कि आसिम मुनीर जो हैं, उन्होंने जब से वो आए हैं अफगानिस्तान के साथ वो जंग चाहते हैं, और उन्होंने यहाँ से जो महाजरीन थे उनको भी बेदखल किया, जलील और रुस्वा करके धक्के मार के उनको बेदखल किया, वहाँ पर ड्रोन हमले किए। मकसद एक ही है कि जंग लड़ें और बैनुल अक़वामी दुनिया में बताएं कि मैं दहशतगर्दी के खिलाफ जंग लड़ने वाला मुजाहिद हूँ। उन्होंने कहा कि अफगानिस्तान के साथ मामला हमारा ब्रादर इस्लामी मुल्क है, बहुत बड़ी सरहद है, अमेरिका उनके साथ जंग लड़ के मामला हल नहीं कर सका तो हम कैसे कर लेंगे, तो हमें बातचीत के साथ करना चाहिए, और दोनों तरफ ऐसे लोग हैं जो बातचीत से मामला को हल करवा सकते हैं। उन्होंने खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत को भी कहा कि वो भी बदकिस्मती से इस्टेब्लिशमेंट की चाल में फंस चुकी है। उन्होंने अली अमीन गंडापुर को भी एक दोबारा झटका दिया है, जुम्बश दी है, याद दिलाया है कि मैं बार बार कह रहा हूं कि ये मिलिट्री ऑपरेशन सूबे के अंदर भी बंद करवाएं और अक्रॉस द बॉर्डर भी बातचीत शुरू करें, ताकि अफगानिस्तान के साथ बातचीत से मामला हल हो। दूसरी तरफ अगर आप देखें तो ये लिखी पड़ी साजिश मालूम होती है। ख्वाजा आसिफ भी बार बार आके अफगानिस्तान को दुश्मन मुल्क डिक्लेयर कर रहा है। इसी अभी उन्होंने कहा कि बहुत सारे अफगानियों ने पाकिस्तानी पासपोर्ट लिए हुए हैं और मेंबर नेशनल असम्बली और सेनेट बने हुए हैं। क्या ये हमारी फौजी जनरलों की मर्जी के बगैर हो सकता था? नहीं हो सकता था ना। तो पहले आप बनाते हैं, फिर आप उन पर हमला करते हैं जब आपको ज़रूरत होती है जंग लड़ने की। तो इमरान खान का आज का ट्वीट भी बहुत तगड़ा है, बल्कि मैं ये कहूँगा कि एक टेक्स्ट बुक चैप्टर है, एक अगले वक्त के लिए रहनुमाई है पूरे पाकिस्तान के लिए कि पाकिस्तान ने अपने आप को महफूज कैसे करना है। कुछ लोग जो सतही सोचते हैं, बहुत लाभ वाली सोचते हैं, उनको लगेगा कि नहीं नहीं नहीं, अफगानिस्तान के साथ जंग करेंगे तभी मसले ठीक होंगे। जैसे हनीफ अब्बासी 2 दिन पहले जंग डिक्लेयर कर रहे थे, अभी ख्वाजा आसिफ जंग डिक्लेयर कर रहे हैं। तो ये जो फील्ड मार्शल एंड रजीम है, ये सब भरपूर तरीके से अफगानिस्तान के साथ जंग करना चाहती है। इमरान खान साहब ने वाज़े तौर पर आज के ट्वीट में भी वाज़े कर दिया है कि ये फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की चाल है कि अफगानिस्तान के साथ जंग हो, पहले दिन से लगे हुए हैं, और उससे वो यहाँ अपनी कुर्सी लंबी करेंगे, क्योंकि यहाँ फसाद मचेगा, लाशें गिरेंगी, अमनो अमान खराब होगा, तो फिर ये कहेंगे मेरी ज़रूरत है, कंटिन्यूटी मुझे ही चाहिए, पाकिस्तान के हालात ख़राब हैं, इस वक्त आर्मी चीफ नया नहीं लाया जा सकता। ये इनकी साजिश है जिसके लिए रात दिन लगे हुए हैं। और अफगानिस्तान हमारा एक जाहिर है कि नेबरिंग कंट्री है, और छोड़ दें सब कुछ, नेबरिंग कंट्री है जिसको हम कभी चेंज नहीं कर सकते। इतनी लंबी सरहद है, इमरान खान ने कहा है, और अगर हम बातचीत से मसले हल नहीं करेंगे तो फिर हमारे लिए एक बहुत बड़ा अजाब खड़ा हो जाएगा। लेकिन मैंने जैसे आपको कहा कि दूसरी तरफ तो इस चीज़ की सोच ही नहीं है कि इसको किसी तरीके से आराम से इंसानों की तरह हम इसको हल कर लें। हमारी पूरी कोशिश है कि जंग जो है वो बढ़े, जो कल की बढ़ती है वो आज बढ़े। मुझे यहाँ से इजाज़त दीजिए। अल्लाह आपका हामी नासिर हो। पाकिस्तान जिंदाबाद।